So hello friends, welcome back again to our YouTube channel. गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन जो है इस वीडियो में आप जो है देख पाएंगे, ठीक है। तो गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन ये जस्ट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के जैसा ही है, जैसे हमने पार्शियल मोलर केमिकल पोटेंशियल देखा था ना, जस्ट वही है, ठीक है। बस यहाँ पे एक कंक्लूजन आपको निकालना है कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में जो आपका केमिकल पोटेंशियल आता है उसकी स्थिति क्या होती है, वो किस पे डिपेंड करता है ना। तो उसके निर्भरता को समझने के लिए हम एक सिस्टम ले लेते हैं जो कि N1 N2 N3 और Ni कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब जी का फंक्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सारे के सारे इन कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर मिला दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। ये क्या है, अलग अलग पदार्थ है, समझो N1 का कोई अलग पदार्थ है, N2 का कोई अलग मिक्सचर है ये, ठीक है। तो इन सबको मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल N, टोटल मोल। उस सॉल्यूशन में हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मोल मिल जाएगा, ठीक है, मोल की संख्या। अब इसमें किसी भी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फिर डेल जी में मतलब डेल्टा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज करने पर डेल जी में परिवर्तन हो जाएगा या जी में परिवर्तन हो जाएगा, कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि कितना कितना जो है परिवर्तन होगा। जैसे कि टेम्परेचर के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सारा चीज़ कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे इतना परिवर्तन होगा, ठीक है। इसी तरह से डेल जी अपॉन डेल पी, प्रेशर में अगर परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर के साथ में मल्टीप्लाई भी होगा और बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से N1 N2 N3 के साथ कर सकते हो और Ni के साथ में लास्ट में हम ये करते हैं, ठीक है। ये Ni जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि ये सिस्टम क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे है। टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो होगा। परिवर्तन कहाँ हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में परिवर्तन हो रहा है। ओपन सिस्टम है ये, ठीक है, ओपन सिस्टम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स में परिवर्तन हो रहा है। अब इक्वेशन 2 में यहाँ ये चीज़ तो हो गया, और ये वाला जो चीज़ें थी है ना, ये कहीं ना कहीं केमिकल पोटेंशियल को बताता है। हालांकि ये टेम्परेचर प्रेशर हटा दो, यहाँ पे N1 वाला जो परिवर्तन है, नंबर ऑफ मोल N1 कॉन्स्टिट्यूएंट का नंबर ऑफ मोल में जो परिवर्तन करेंगे, मतलब मान के चलो N1 कोई A मटेरियल है, ठीक है, A मटेरियल में है, N2 क्या है, कोई B मटेरियल है, Ni क्या है, कोई C मटेरियल है। तो A मटेरियल में उसके नंबर ऑफ मोल में परिवर्तन करेंगे तो डेल जी में जो परिवर्तन होगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है वो क्या कहलाएगा, केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो इसको हम दर्शाते हैं क्या, μ1 से। अगर इसी तरह से यहाँ पे 2 वाला कांस्टेंट होता, परिवर्तन होता, तो उसको μ2 से दर्शाते हैं। आई वाला परिवर्तन होगा तो μi से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पूरे वैल्यू को आपको क्या मान लेना है, μ1 मान लेना है, ये 1 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस वैल्यू को, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, इसको हम लंबा कर लेते हैं और थोड़ा सा क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इस पूरे टर्म की जगह पे μ1 लिख देते हैं, ठीक है। μ1 की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तब की स्थिति क्या होती है जरा सा उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया μ1 डेल N1 है ना, डेल N1 यहाँ पे था, ये रहा, ठीक है। इधर डेल Ni जो है मल्टीप्लाई होता है, ये भी क्या हो जाएगा, μNi हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे μ1 डेल N1, μ2 डेल N2 प्लस μ3 डेल N3 है ना, μ4 डेल, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उतना यहाँ पे टर्म आएगा लास्ट तक। μi इसलिए हमने कर दिया है कि फिक्स नहीं है कि कितना है, तो μi डेल Ni तक, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट फॉर्म है, मतलब इसकी वैल्यू डेल जी की वैल्यू इतनी है। अगर हम यहाँ पे N1 μ1 का, N1 डेल μ1 का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का एक डेफिनेट
कंपोजिशन होता है, उसके लिए सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशियल वाला जो डी है या डेल है वो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी टेम्परेचर, प्रेशर और मोल। ये भी क्या हो गया, अब इंटीग्रेट हो गया, तो इसलिए मोल को भी हमने लिया है। यहाँ पे मिला हमको डेल N1 न्यू2 N2 न्यू2 N1 न्यू1 N2 न्यू2 और Ni न्यू आई। कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ डेल लेना पड़ेगा, एक बार इसके साथ डेल लेना पड़ेगा, तो ये 2 टर्म बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मतलब ये बन जाएगा क्या, N1 डेल न्यू1 और न्यू1 डेल N1। अलग अलग होता है, हर टर्म का डिफ्रेंशिएट अलग अलग होता है, ठीक है। देखते हैं अलग अलग कैसे होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इसको पूरा, ये देखो N1 डेल न्यू1 न्यू1 डेल N1, ये एक टर्म हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डेल जी ही होगा, ठीक है। N2 डेल न्यू2 डेल N2, ये इसका दूसरा टर्म हुआ। इसी तरह से ये पूरा न्यू आई तक जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे N1 वाला टर्म जो है N2 N1 N2 N3 N4 जो भी होगा उसको एक साइड कर देते हैं, न्यू1 से स्टार्ट होने वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं। तो ये हो गया N1 डेल न्यू1 N2 डेल न्यू2 N3 डेल न्यू3 और ये Ni तक, ठीक है, Ni डेल न्यू आई तक। इसको हम एक साथ कर दिए, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू1 डेल N1 न्यू2 डेल N2 न्यू आई डेल Ni। तो यहाँ इक्वेशन नंबर इसमें हमने देखा है न्यू1 डेल N1 का वैल्यू क्या होता है, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या होता है, डेल जी। टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो डेल जी जो वैल्यू है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल जी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा, इस पूरे टर्म की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डेल जी लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी इज इक्वल टू इतना जो टर्म है ये पूरा हो गया, उसके बाद में डेल जी, मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो ये भी तो 10 ही होगा। तो 10 में क्या जोड़ोगे कि 10 आएगा, तो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 आएगा, ठीक है। 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो ये मतलब ये पूरा जो वैल्यू है N1 डेल न्यू1 N2 डेल न्यू2 और Ni डेल न्यू आई, ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम समेशन करके लिखते हैं तो Ni डेल न्यू आई इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन क्या दिखाता है, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन को दिखाता है। और ये बताता क्या है कि केमिकल पोटेंशियल जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पे प्रभावित नहीं होता, बल्कि ये निर्भर करेगा किस पे, दूसरे अपने साथ जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करता है ना, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड करता है। यही क्या बताता है, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन का स्टेटमेंट है। केमिकल पोटेंशियल सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है ना, केमिकल पोटेंशियल किस पे निर्भर करता है, अब डेल जी पे निर्भर करेगा, ठीक है, डेल जी। और देखो केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, जब डेल जी को डिफ्रेंशिएट किए थे किससे, डेल N1 से, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट ही था, अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट था तो इधर N2 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, N3 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है तो लिख सकते हो आप। इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, μ1 आ गई थी। अब यहाँ मुझे बताओ डेल जी में परिवर्तन होगा किसकी सहायता से, N1 में परिवर्तन होने के कारण, N1 में परिवर्तन होने के कारण डेल जी में परिवर्तन हो रहा है। तो अब जाके हमको क्या मिल रहा है, केमिकल पोटेंशियल मिल रहा है। तो यहाँ तो स्पष्ट है ना जी कि केमिकल पोटेंशियल जो होगा वह दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा ही करेगा। केमिकल पोटेंशियल एक खुद कंपोनेंट नहीं है, एक क्या बोलते हैं, एक अवयव नहीं है। ये स्वयं इसका सिंगल कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। सिंगल कोई अस्तित्व फिलहाल बिना परिवर्तन के कोई अस्तित्व नहीं, 0 होगा उसमें चेंजेस। लेकिन जैसे हम उसके नंबर ऑफ मोल में परिवर्तन करा देते हैं तो उस समय चेंजेस होने लगेगा। अब वो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ
मोल पे डिपेंड कर गया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा पे डिपेंड कर गया, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है। तो बस इतना ही समझना था, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो जैसा डेरिवेशन आपने पार्शियल मोलर केमिकल पोटेंशियल में किया था वही है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, है ना। थैंक यू।